कहते हैं कि इंसान की भूख कई तरह की होती है। चाहे वो पेट की भूख हो या रुपए पैसे की हो या शारीरिक जरूरतों की हो। इन तीनों चीजों में इंसान हर वो कोशिश करता है और हर उस रास्ते पे पहुंच जाता है जिससे कि उसको ये चीजें हासिल हो सके। या तो इंसान को भूख तगड़ी है तो रोटी पाने के लिए वो हर रास्ते पे गुजरना सोचता है, चाहे किसी भी रास्ते पे जाना हो, किसी हद तक गिरना हो। और दूसरा, अगर जो किसी को पैसे रुपए का जुनून लग जाए, उसके सिर पे पैसे का हवस सवार हो जाए, तो उसको पाने के लिए हर वो अनैतिक काम करता है और हर उस अनैतिक रास्ते पे चलता है जिसपे अक्सर तबाही और बर्बादी मिलती है। बहुत कहते हैं कि लोग ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद, तख्तो ताज पाने के बाद अचानक से जमी पे आ जाते हैं। ऐसी ही होती तीसरी और सबसे खतरनाक, समझिए तो शारीरिक जरूरत। शारीरिक जरूरत में भी इंसान स्वार्थी हो जाता है और अपने शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वो अनैतिक काम करता है। हर उस रास्ते पे वो बिना किसी खौफ के चलते रहता है। आज की कहानी में भी इन तीनों चीजों से मिला जुला कुछ ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे और कहानी बड़ी ही रोचक है। तो इसको सुनने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव एसके क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है एसके क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची घटना को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली और साथ में एक बहुत बड़ी सीख देके जाने वाली। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, रोज की तरह एक ही गुजारिश है कि वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक लाइक करना मत भूलिए। इस कहानी की शुरुआत होती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसी दिल्ली का रहने वाला जयदीप प्रताप। जयदीप प्रताप की उम्र लगभग 50 साल होती है। इनके परिवार में इनकी पत्नी मालिनी, जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 साल रहती है। आप सोचेंगे कि उम्र का इतना फासला क्यों? दरअसल जयदीप प्रताप की ये दूसरी शादी रहती है। पहली पत्नी जो कि इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी रहती है, जिसकी बेटी होती है कृति। कृति की उम्र इस समय 12 से 13 साल होती है। जैसे ही जयदीप की पहली पत्नी इस दुनिया को छोड़ के जाती है, कुछ ही समय के बाद लोग कहने लगते हैं कि इस बच्ची की देखरेख के लिए किसी की जरूरत लगेगी। अब इसके लिए जयदीप दूसरी शादी मालिनी से करते हैं और जयदीप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो इनसे तो हर लड़की शादी करना चाहेगी। अब इसी क्रम में इनकी शादी मालिनी से होती है, जिसकी उम्र अब इनसे लगभग 25 साल कम होती है। अब जब मालिनी की शादी हो जाती है तो मालिनी अब कृति की देखरेख करने लगती है। सब कुछ अच्छा चलने लगता है। अब जयदीप के घर में किसी चीज की कमी नहीं। बड़ा सा बंगलो, बंगलो के बाहर खूब सुंदर गार्डन, झूला लगा हुआ, सारी सुख सुविधा की चीजें। और इस बंगलो के बाहर तमाम जो नई जमाने की गाड़ियां आती वो जयदीप खरीदते अपने पत्नी को चलने के लिए, अपनी बेटी को चलने के लिए। मार्केट में जो भी गाड़ी आ जाती तुरंत इनके बंगलों पे नजर आती। धीरे धीरे वक्त गुजरते रहता है। बाकी कहते हैं कि जो मालिनी आती तो गरीब परिवार से, बाकी जैसे ही इस ऐशो आराम को पाती है, उसकी लत अब बड़े बड़े घरानों की औरतों के साथ उठना बैठना और किटी पार्टी में जाना, क्लब में जाना, ये सारी आदतें मालिनी के भीतर आ जाती है। अब मालिनी जो है जब क्लब में जाती, पत्ते खेलती, इसके बाद आधी रात को दारू में धुत होकर घर लौटती। और जयदीप की जहां तक बात की जाए तो जयदीप 15-15 दिन, 20-20 दिन, कभी तो महीने महीने ये विदेशों में रहते, रुपए पैसे के चक्कर में। क्योंकि रुपए पैसे का जुनून ऐसा होता है कि इंसान जब उसके बारे में सोच ले
तो ना उसे समझ में आता है कि घर में एक हमारी खूबसूरत सी पत्नी भी है, हमारा एक परिवार भी है। वो मात्र उस पैसे के पीछे भागता है, जिस पैसों को आने के बाद शायद पूरा परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता है, पूरी तरह से बिखर जाता है। जयदीप भी ऐसा ही करता। अब जयदीप तो अक्सर बाहर रहता, इधर मालिनी और कृति घर रहते। मालिनी की हालत ये थी कि रात को क्लब में जाती, आधी रात को आती, रात के जब 12 से 1 बजे घर पहुंचती, सोती, दारू के नशे में धुत रहती। जैसे नशा उतरता, सुबह होती, नहाती खाती, जैसे 10, 11, 12 बजते तैसे फिर से वो गाड़ी में बैठती और घर से निकल जाती। रोज का यही मामला था। इधर कृति थी, वो पढ़ाई तो करती थी पर अपने ग्रुप के लड़के लड़कियों के साथ वो भी अपनी जिंदगी बड़े ही खुले तरीके से जीती। किसी भी लड़के के साथ रात गुजारनी हो, किसी भी लड़की के साथ कहीं जाना, कृति चली जाती। उस पे भी कोई पाबंदी नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं था, क्योंकि जयदीप घर नहीं रहता और मालिनी अपने होश में नहीं रहती। अब सब कुछ ऐसे ही चलते रहता है। तब तक सुबह सुबह का वक्त होता है। मालिनी की नजर अपने नौकर रामदयाल पे पड़ती है और बगल में उसकी पत्नी बसंती बैठी रहती है, जो कि रामदयाल पूरे गार्डन के देखरेख करता, घर की देखरेख करता, और वहीं जो बसंती रहती वो खाना बनाने का काम करती। अब जब मालिनी की नजर उन पे पड़ती है तो देखती है कि आज रामदयाल और बसंती दोनों बैठे हैं और गार्डन का काम एक लड़का कर रहा है, जिसकी उम्र महज 22 से 23 साल रहती। अब जैसे ही मालिनी की नजर पड़ती है, रामदयाल को अपने करीब बुलाती है, पूछती है कि अच्छा ये कौन लड़का है, इसको तो मैं पहचानती नहीं। रामदयाल बताता है कि इसका नाम सूरज है, सूरज महतो, और ये मेरे बड़े भाई का लड़का है। और दरअसल ये रामदयाल और बसंती बिहार प्रदेश के रहने वाले होते हैं। रोजी रोटी के तलाश में ये लोग दिल्ली आते हैं और यही इनको काम मिलता है, करने लगते हैं। और इस काम को करते लगभग इस घर में रहते इनको 15 से 20 साल हो गए रहते। अब जैसे वो सूरज को देखती है तो देखती ही रह जाती है। इसके बाद सूरज को अपने करीब बुलाती है और कहती है कि तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, गार्डन का काम क्यों कर रहे हो। तो इसके बाद सूरज कहता है कि दरअसल मैडम, गांव में मेरे परिवार की जो माली हालत है बड़ी ही खराब है और मुझे नौकरी की तलाश थी, तो मैंने चाचा चाची से पूछा तो ये लोग बोले कि तुम आ जाओ शहर, इसके बाद कोई काम काज ढूंढ लेना। बाकी 3 से 4 दिन का वक्त गुजर चुका है, अभी कोई काम नहीं मिला। अब इस पे मालिनी कहती है कि काम तो तुम्हें मिल जाएगा, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती। अब सूरज कहता है कि हाँ मैडम, गाड़ी तो चलानी आती। तो कहती है फिर तब तुम्हें काम ढूंढने कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरा ड्राइवर 10 दिन पहले वो काम छोड़ के चला गया, अगर जो तुम चाहो तो मेरी गाड़ी चला सकते हो, मेरे पर्सनल ड्राइवर रहोगे, मुझे आना जाना रहता है तो तुम मुझे लेके जाना। अब इस पे सूरज को तो एक काम चाहिए ही था, सूरज हाँ करता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, मालिनी जाती है घर के भीतर से तैयार होके, लगभग 12 बजे के समय निकलती। सूरज गाड़ी में बैठाता, अब लेके जाता है। बाकी वो गाड़ी में से जब मालिनी निकलती है, एक क्लब में जाती है और क्लब में गए उसको लगभग 5 से 6 घंटे गुजर जाते। अब जैसे वो भीतर से निकलती है क्लब से, तो अपने पैरों से ठीक से चल नहीं पा रही थी, लड़खड़ा रही थी। सूरज दूर से ये नजारा देख रहा था। तभी एक लड़का आता है और मालिनी को खींचने लगता है। मालिनी के अनचाहे अंगों पे वो अपने हाथ को रखने लगता है। अब सूरज इस चीज को जब देखता है, मालिनी बार बार उसके हाथ को हटा रही थी, सूरज मालिनी के करीब जाता है और कहता है कि आपको क्या हुआ मैडम, अगर जो कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। इसके बाद जो लड़का मालिनी के साथ रहता है वो कहता है कि तुम ड्राइवर हो तो ड्राइवर की तरह रहो, तुम्हारी औकात नहीं है कि हम दोनों के बीच में बोलो। जैसे ये कहता है, सूरज तो चुप हो जाता है। बाकी वो लड़का जब मालिनी के साथ छेड़छाड़ करना शुरू करता है, मालिनी के साथ गलत करने की कोशिश करता है, मालिनी बार बार उसको धक्का देती है। बाकी वो रुक नहीं रहा था, वो भी दारू के नशे में धुत था। अब जब ये चीजें सूरज देखता है तो सूरज को बर्दाश्त नहीं होता, अपने आपे से बाहर होता है और उस लड़के को जोरदार तमाचा मारता है। वो लड़का दूसरी तरफ जाके गिरता है। इसके बाद मालिनी को
संभालता है, गाड़ी में बिठाता है और से फिर से बंगले लेके आता है। इसके बाद कमरे के भीतर लेके जाता है, उसके बेडरूम तक मालिनी को छोड़ता है। और मालिनी अब अपने शब्दों में अपने हिसाब किताब से, क्योंकि वो तो दारू के नशे में थी, वो क्या बोल रही है उसे समझ में नहीं आ रहा था, पर इतना बोल रही थी कि सूरज, तुम जो किए ठीक किए, मैं तुमको बहुत चाहती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब सारी चीजें सूरज सुन रहा था। बाकी सूरज इन बातों को इग्नोर कर रहा था कि मालकिन तो नशे में है और कुछ भी बोल रही है, कुछ भी कह रही है, वो जाने लगता है। बाकी मालिनी सूरज का हाथ पकड़ती है, अपने तरफ खींच लेती है, बेड पे उसको गिरा देती है। सूरज कहता है कि मालकिन मुझे जाने दीजिए, अभी कृति मैडम देखेंगी तो ये क्या सोचेंगी कि हम क्या कर रहे हैं। इस पे मालिनी कहती है कि मैं तुमको जब से देखी देखती ही रह गई, मुझे तुमसे अपनी जरूरतों को पूरा करना है और ऐसा मत सोचना कि इन जरूरतों के बदले में तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। तुम्हें जो गाड़ी चलाते हो उसकी तनख्वाह अलग मिलेगी, बाकी मेरी जरूरत अगर जो पूरी करोगे तो इसके एवज में तुम्हें पैसा मैं दूंगी। अब सूरज को जब ये बात सुनता है सूरज, तो कुछ देर के बाद वो भी अपने आपे से बाहर होता है और मालिनी जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है, देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत, अब दोनों कमरे के भीतर फिजिकल हो जाते हैं। और जब फिजिकल होते हैं तो एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। पूरी रात दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। जयदीप घर से बाहर, कृति अपने कमरे में। अब बड़ा सा आलीशान महल, एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के लिए 10 मिनट का वक्त लगता है। अब जहां मालिनी का कमरा था उससे ठीक विपरीत में कृति का कमरा था। अब ये दोनों यहाँ संबंध बनाते हैं और ये सिलसिला अब लगातार चलने लगता है। इसके बाद जो मालिनी सूरज को पैसे देती है और पैसे इतने देती है कि सूरज बेहद खुश होता है कि चलो अब तो तनख्वाह भी मिलेगी और ये भी पैसे, अब तो हमारे घर की जो स्थिति है सुधर जाएगी, जल्दी ही घर द्वार बन जाएगा। होता भी ऐसा ही। अब वक्त गुजरते रहता है, लगभग 3 से 4 महीने का वक्त गुजरता है। मालिनी अब इस सूरज के साथ बेहद खुश रहने लगती है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। जयदीप को कोई खबर ही नहीं। अब एक दिन जैसे ही दारू के नशे में धुत होके मालिनी घर आती और मालिनी सूरज को कमरे में लेके चली जाती है। आज कृति जग रही होती। कृति देखती कि सूरज माँ को लेके कमरे में गया तो फिर आया नहीं। इसके बाद कृति जाती और खिड़की के फांक से, खिड़की के दराज से जब देखती तो देखती है कि उसकी माँ, जिसका नाम मालिनी है, वो नग्न अवस्था में, और साथ ही जो ड्राइवर सूरज है वो भी नग्न अवस्था में, दोनों आपत्तिजनक स्थिति में। और ऐसी स्थिति में सिर्फ पति और पत्नी ही रह सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका ही रह सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं। अब जब इस बात को देखती कृति तो मोबाइल फोन निकालती और तुरंत वीडियो रिकॉर्ड करती है। वहां से दबे पांव फिर वीडियो रिकॉर्ड करती है, कुछ देर इस नजारे को देखती, अपने कमरे में चली जाती है। अब अगले दिन अपने ड्राइवर को छुट्टी दे देती है, उसमें तमाम कमियां निकाल के कृति कहती है कि तुमको हमारी नौकरी करने की जरूरत नहीं, ड्राइवर को भगा देती है। इसके बाद अपनी माँ मालिनी से कहती है कि ऐसा है माँ कि मुझे आज सहेलियों के साथ टूर पे जाना बहुत जरूरी है और ड्राइवर मेरा अच्छे से गाड़ी चला नहीं रहा था, मैंने उसको भगा दिया, तो अगर जो आप कहो तो आपके ड्राइवर को लेके जाऊं। अब बेटी की बात थी और एक तरह से दोनों सहेली की तरह रहती थी, क्योंकि जब मालिनी शादी करके आई उसके बाद से कृति लगभग 12 साल की थी। दोनों की ऐसी दोस्ती हो गई कि दोनों माँ बेटी कम, दोस्त ज्यादा थी। अब इसमें मालिनी रोक नहीं पाई, अपने आप को कहती है कि ठीक है ले जाओ। सूरज से कहती है कि देखो संभाल के लेके जाना, गाड़ी संभाल के लेके आना। अब सूरज गाड़ी निकाल के आता है, कृति तैयार होके जाके गाड़ी में बैठती है। इसके बाद अब सूरज से कहती है कि लेके चलो। अब दिल्ली शहर में कई जगह जाके घूमती। अब सूरज पूछता है कि आपको जाना कहाँ? एक होटल का पता बताती हूँ, वहां सूरज लेके जाता है। और जब सूरज लेके जाता है तो कहते हैं कि मुझे कुछ खाने पीने की चीज चाहिए, तुम होटल के कमरे में लेके आओ। सूरज जाता है, कुछ खरीद के लेके आता है। इसके बाद होटल के जब कमरे में जाता है तो कृति कहती है कि ऐसा है बैठो। सूरज कहता है कि मैडम मैं आपके बराबर में कैसे बैठ सकता हूं, मैं तो ड्राइवर हूं। कहती है इतना नखरे दिखाने की जरूरत नहीं।
मां के बेड तक पहुंच सकते हो, तो क्या मेरी जरूरत नहीं पूरी कर सकते हो? इस पे अब सूरज के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब वो सोचने लगता है और मना करता है, कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं। वो कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा माँ के साथ क्या संबंध है, क्योंकि पिताजी ज्यादा घर से बाहर रहते हैं। माँ की कुछ जरूरतें और माँ कम एज की, अगर जो उनकी जरूरतों को तुम पूरी कर रहे तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साथ में मेरी भी जरूरत पूरी करने पे पड़ेगी, मेरे साथ भी ऐसा ही करना पड़ेगा। इसके बाद अपने मोबाइल फोन से अपनी माँ की और सूरज की कुछ वीडियो जो रिकॉर्ड की रहती दिखाती। इसके बाद सूरज अब ना चाहते हुए भी इस कृति के साथ उस होटल के कमरे में अनैतिक संबंध बनाता है। अब कभी माँ के साथ, कभी बेटी के साथ। अब तो सूरज के हाथ में दोनों लड्डू। कहते हैं कि इंसान जब सारी हदें पार करता है तो ये भूल जाता है कि इसका अंजाम क्या होगा। वैसे अब सूरज ये काम करने लगता है, वक्त गुजरने लगता है। बाकी एक दिन अचानक से एक दुर्घटना घटती है। दरअसल जयदीप विदेश से आ ही रहा होता है कि जैसे ही एयरपोर्ट से निकलता है, कुछ दूर आता है, सुनसान इलाका रहता है। दो बाइक सवार सामने से आते हैं, गाड़ी को रुकवाते हैं और जयदीप पे फायरिंग करते हैं। जयदीप की घटना स्थल पे ही मौत हो जाती है। जब इस बात की सूचना मालिनी को लगती है तो एक बड़ा बिजनेसमैन जिसकी इस तरह से हत्या कर दी गई, अब पूरे इलाके में सनसनी सी फैल जाती है। पूरे बिजनेसमैन जितने रहते हैं सब में कोहराम समझ जाता है कि एक इतने बड़े व्यापारी की, इतने बड़े बिजनेसमैन की इस तरह से दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। अब पुलिस जांचती परखती है। बाकी जिस इलाके से, जिस इलाके में ये हुआ रहता है, वहां कोई सीसीटीवी नहीं होता है, पहले से प्लानिंग होती है। ना कोई सबूत था, ना कोई सुराग था। मालिनी से पूछा जाता है तो मालिनी कहती है कि इस बारे में ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि बिजनेस की बातें तो मैं जानती नहीं हूँ, बिजनेस का काम मुझसे कुछ बताते नहीं थे। अब पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी कि लगभग 15 दिन का वक्त गुजरता है। तभी अचानक से एक और खबर आती है कि जो कृति वो पंखे से लटक के सुसाइड कर ली। अब जब ये मामला पुलिस के सामने आता है, पुलिस आती है, डेड बॉडी को उतारती, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। बाकी कृति का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है वो बेहद हैरान कर देने वाला होता है। दरअसल उसमें यह रहता है कि इसकी दम घुटने की वजह से तो मौत हुई, पर ये खुदकुशी नहीं की। इसके साथ जोर जबरदस्ती की गई है, उसके बाद इसके साथ मारपीट भी की गई। जब ये बात सामने आती है तो पुलिस का शक ना जाने क्यों मालिनी पे आता है और मालिनी को थाने लाती है। जब तबीयत से पूछताछ करती है तो सूरज को भी थाने लाती है। इसके बाद दोनों अपने गुनाह को कबूलते हैं। दरअसल मालिनी बताती है कि अब वो सूरज से प्यार करने लगी थी, और जब सूरज से प्यार करने लगी थी तो सोची कि अगर जो जयदीप रास्ते से हट जाए तो ये पूरे बिजनेस की मालकिन मैं हो जाऊंगी, सूरज के साथ शादी करके आगे की जिंदगी गुजारूंगी। अब ये प्लानिंग करके इस जयदीप को तो मार देते हैं। बाकी अब बची कृति। जयदीप को जब मारते हैं तो ये 14वें 15वें दिन रात को एक दूसरे से बात कर रहे थे कि जो हमारे रास्ते का रोड़ा था उसको तो हम लोगों ने हटा दिया, कृति की शादी हो जाएगी, कृति अपने ससुराल चली जाएगी, इसके बाद हम दोनों साथ रहेंगे। अब इस बात को कृति सुन लेती है, और जब सुन लेती है तो आवेश में आके दरवाजा खटखटाने लगती है कि हमारे बाप को मारने वाला इसी घर में कातिल है, और मैं सोच रही थी कि कोई दुश्मनी में मेरे पिता को मार दिया। अब जैसे ही ये बात वो कहती है मालिनी से कि मैं तुम दोनों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा के रहूंगी। अब ये दोनों मिलते हैं और कृति को जबरन कमरे के भीतर खींचते हैं, इसके साथ मारपीट करते हैं, इसका जो है कि बुरा हाल करते हैं। इसके बाद इसका गला घोट के मार देते हैं। मारने के बाद पंखे से लटका देते हैं। सुबह शोर करते हैं कि कृति सुसाइड कर ली। अभी जब सारे गुनाह को कबूलते हैं तो इन्हीं के तहरीर पे इन दोनों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अब देखिए कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी, पर यहां ना रुपए पैसे की कमी थी, ना ऐशो आराम की कमी थी। हाँ,
मालिनी की अगर जो शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी, तो इसी चलते उसने अपने ही हाथों अपनी गृहस्थी पूरी उजाड़ दी, उसमें पूरी तरह से आग लगा दी। एक तरह से मानिए तो अपने हाथों अपने पति की हत्या करवाई, और दूसरा जो उसको मां मानती थी और मां से भी ज्यादा उसको सहेली मानती थी, उसकी भी हत्या अपने हाथों कर दी। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं कि सूरज और मालिनी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? इसमें जयदीप की कितनी गलती थी कि अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे रहा था, और कृति कृति तो नाहक में ही मारी गई। तो आखिर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों की क्या सलाह है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।